हेलो गाइस, कल हम पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में और चलते हैं रिकैप कर लेते हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है? जीवों में होने वाले समस्त प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, जनन, परिसंचरण, पोषण, etc। और चाहे एक कोश की जीव हो चाहे बहुकोश की जीव हो, सभी में जैव प्रक्रम होता है, लेकिन निर्जीव में जैव प्रक्रम नहीं होता है। और इसके बाद हमने बात की थी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो जीवों में होने वाले समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं, यानी कैटाबॉलिक क्रियाएं और एनाबॉलिक क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं वह क्रियाएं जिनमें बड़े बड़े मालिक्यूल तोड़कर छोटे छोटे मालिक्यूल का निर्माण करते हैं, जैसे श्वसन और डाइजेशन। जैसे शोषण और डाइजेशन का मतलब पाचन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप के बारे में, उपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें छोटे छोटे मालिक्यूल मिलकर बड़े मालिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसे उपचयी क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी न्यूट्रिशन के बारे में या पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? जीवों द्वारा भोजन एक प्रकार का ईंधन है जो समस्त जीवधारियों को ऊर्जा उपलब्ध कराता है, जिसे पोषण कहते हैं। पोषण हमें कहाँ से मिलता है? तो भोजन से, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी पोषण की उपयोगिता के बारे में। तो पोषण की उपयोगिता किसके लिए होती है? शरीर की वृद्धि के लिए, रोगों से रक्षा के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे हमें पोषण मिलता है, भोजन में उपस्थित वे पदार्थ जिनसे हमें पोषण मिलता है, उसे कहते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, खनिज लवण, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज होता है, और जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च आदि हैं। इसके बाद हमने देखा था फैट के बारे में। फैट जो है शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित हो जाते हैं, जिन्हें फैट कहते हैं। फैट हमें ऑयल से प्राप्त होता है, जैसे मक्खन, पनीर, दूध, घी के रूप में प्राप्त होता है। वनस्पति भोजन में नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी वसा के कार्य के बारे में। तो वसा का कार्य क्या है? ये शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखता है और इनका वास्तविक महत्व संचित भोजन के रूप में होता है। ये विटामिन ए, डी, ई तथा हार्मोन के लिए विलायक का कार्य करते हैं। इसके बाद हमने देखा था प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं और हमारे शरीर की कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं और शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं। और प्रोटीन के प्रकार के बारे में हमने देखा था। तो प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो ऐसे अमीनो एसिड जिसे हम भोजन से प्राप्त करते हैं उसे इसेंशियल अमीनो एसिड, और ऐसे अमीनो एसिड जिसे हम जो हमारे बॉडी में बनते हैं उसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और ये अमीनो एसिड 20 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी प्रोटीन के कार्य के बारे में। तो ये शरीर में वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत का कार्य करती हैं। सेकेंड, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रक्त परिवहन में ऑक्सीजन का वहन करती है। ये एंजाइम के रूप में रासायनिक उत्प्रेरकों का कार्य करती हैं। ये वसाओं की संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन है जो रुधिर का थक्का जमा कर रुधिर स्राव को रोकती है। फिर हमने बात की थी विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या है? विटामिन ए आज हमें पढ़ना है विटामिन क्या होते हैं। ओके, तो आज चलिए देखते हैं विटामिन क्या है। विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज होता है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग, डिफिशियंसी डिजीज। और इन्हें वृद्धि कारक भी कहा जाता है। विटामिन को क्या कहा जाता है? वृद्धि कारक यानी ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थ से हमें भिन्न भिन्न विटामिन प्राप्त होते हैं, मतलब अलग अलग भोज्य पदार्थ से हमें अलग अलग प्रकार के विटामिन प्राप्त होते हैं। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में किया था और सर्वप्रथम विटामिन B1 को पृथक किया था। किसने? फंक ने। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फंक ने। और इन्होंने विटामिन B1 को सर्वप्रथम पृथक किया, लेकिन इससे पहले विटामिन C की खोज हो चुकी थी। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं,
जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। एंड वसा में घुलनशील विटामिन KEDA, केड़ा से याद कर सकते हैं, KEDA वसा में घुलनशील विटामिन जल में बी और सी। चलिए देखते हैं हम विटामिन के टेबल को। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और यह हमें प्राप्त होता है ईस्ट में, मांस में, दूध में, यकृत में, अनाज के छिलके, फलियां, हरी सब्जियां आदि। और विटामिन का कार्य देखते हैं। विटामिन B1 का कार्य कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचय में सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। कौन? विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग क्या है? तंत्रिका तंत्र तथा पेशियों का ठीक प्रकार से कार्य न करना, जिसे बेरी रोग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B2 को। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इसका प्रमुख स्रोत देखते हैं। विटामिन B2 हमें हरी पत्तियों, ईस्ट, पनीर, गेहूँ, यकृत, मांस आदि में पाए जाते हैं। और इसका कार्य क्या है? अमीनो अम्ल की उपापचय में FAD सह एंजाइम का भाग है। मतलब FAD को एंजाइम का पार्ट है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और अमीनो अम्ल के उपापचय के लिए कार्य करता है। और विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? किलोसिस ओट का फटना और ग्लाइसाइटिस जीभ में सूजन, डेमेटाइटिस त्वचा का फटना। मतलब ओट का फटना, जीभ में सूजन और त्वचा का फटना, ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस, ग्लोसाइटिस एंड डर्मेटाइटिस। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन या फिर पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इनका प्रमुख स्रोत कौन सा है? टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, अंडा, वृक्क आदि। और इनके कार्य क्या है? विटामिन B3 के उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम ए यानी कोएंजाइम ए का प्रमुख घटक है। कौन? विटामिन B3। और इसकी कमी से होने वाला कौन सा रोग है? डर्मेटाइटिस यानी त्वचा रोग। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक अम्ल और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मांस, यकृत, ईस्ट, अनाज, दाल तथा मछली आदि। और इसके कार्य को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण में श्वसन में प्रयोग होने वाले सह एंजाइम का घटक है। यानी कार्बोहाइड्रेट तथा अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण में श्वसन में प्रयोग होने वाला वो एंजाइम का पार्ट है। कौन? विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना, विटामिन B5 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B6 को। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पैराडॉक्सिन और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इनका प्रमुख स्रोत क्या है? शुष्क फल, दूध, सब्जी, अनाज, मांस, ईस्ट, मेवा आदि। अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचयन। इनका प्रमुख कार्य क्या है? अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय करना। एनीमिया और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, डर्मेटाइटिस, वजन कम होना। एनीमिया मतलब रुधिर की कमी, डर्मेटाइटिस मतलब चर्म रोग और चर्म रोग में शरीर की वजन का कम होना, चर्म रोग तथा शरीर के वजन का कम होना। मतलब विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया मतलब खून की कमी, डर्मेटाइटिस यानी चर्म रोग तथा शरीर के वजन का कम होना विटामिन B6 की कमी से होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। यकृत, मांस, मछली, दूध, अंडा आदि इनका प्रमुख स्रोत है और इनकी कमी से कौन सा और इनके प्रमुख कार्य हैं। लाल रुधिराणु तथा न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में कोएंजाइम की तरह कार्य करते हैं। यानी रुधिर क्षीणता तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, इनका प्रमुख कार्य। इनकी कमी से होने वाला कौन सा रोग है? रुधिर की क्षीणता यानी रुधिर की कमी तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी का होना विटामिन B6 की कमी से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन सी को कहा जाता है स्कार्बिक अम्ल। ये हमें प्राप्त होता है नींबू, आंवला, मौसमी संतरा, हरी सब्जियां, रसीले फल, शिमला मिर्च आदि। और इनके प्रमुख कार्य हैं क्रेब चक्र में सहायक कोलेजन तंतुओं के रूप में अंतराकोशिकीय मैट्रिक्स बनाता है, अस्थियों में मैट्रिक्स का निर्माण करता है। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग। मसूड़ों में रुधिर स्राव, शरीर के भार में कमी।
इसके बाद हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर तथा हरी सब्जियाँ। और इनके प्रमुख कार्य हैं नेत्र की शलाकाओं यानी रोडोप्सिन का निर्माण करना। विटामिन ई का प्रमुख कार्य है रोडोप्सिन का निर्माण करना, एपिथेलियम स्तर की वृद्धि करना। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? यूरोथैल्मिया, रतौंधी, एपिथेलियम ऊतकों के विकास में कमी। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इनका प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश, मक्खन, दूध, मांस, मछली का तेल, वृक्क आदि। विटामिन डी का प्रमुख कार्य हड्डियों व दांतों की वृद्धि तथा कैल्शियम और फास्फोरस के छोटी आंत में अवशोषण में सहायक। मतलब दांतों और हड्डियों की वृद्धि करना तथा कैल्शियम और फास्फोरस को छोटी आंत में अवशोषित करना। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स यानी सूखा रोग तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है अंडे, गेहूँ, हरी पत्तियाँ, मांस, सोयाबीन, अंकुरित अनाज। और इनका प्रमुख कार्य है जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, प्रजनन में आवश्यक। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग, जनन क्षमता में कमी एवं पेशियों की दुर्बलता, अंगघात। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है नैप्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नैप्थोक्विनोन। और इनका प्रमुख स्रोत क्या है? सोयाबीन, यकृत, अंडे, टमाटर, हरी पत्तियाँ आदि। और इनका प्रमुख कार्य है रुधिर के थक्का जमने में आवश्यक। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? रुधिर का थक्का जमने में आवश्यक होता है। यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करता है। और इनकी कमी से होने वाला रोग है हेमरेज। चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर का स्राव हो जाता है, इसे कहते हैं हेमरेज। नेक्स्ट हम देखते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड हमें प्राप्त होता है हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, अंडा, गुर्दा, ईस्ट आदि। और इसके प्रमुख कार्य हैं न्यूक्लिक अम्ल का उपापचय, शारीरिक वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण। और इनकी कमी से होने वाला डिजीज है एनीमिया, रुधिर की कमी। मतलब एनीमिया मतलब क्या होता है? रुधिर की कमी तथा वृद्धि का बाधित होना, वृद्धि रुक जाना, फोलिक एसिड की कमी से होता है। जल तथा खनिज लवण। नेक्स्ट हम देखते हैं जल और खनिज लवण। जल तथा खनिज लवण क्या है? सभी जीवों के शरीर का लगभग 45 to 80% भाग क्या है? जल है। सभी जीवों के शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल है? 45 से 80% भाग जल है। और जल जीव द्रव्य का प्रमुख भाग होता है। जीव द्रव्य यानी हमारी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड मटेरियल जो होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। और इनका जल प्रमुख भाग होता है। और जल सार्वत्रिक विलायक होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। जल में हम किसी भी चीज़ को घोल सकते हैं, इसलिए यह यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करने तथा पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होता है। ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होता है। कौन? जल। हमारे शरीर का लगभग 4 से 5% भार खनिज लवणों से होता है। अकार्बनिक खनिज लवण अनेक उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक होते हैं। अकार्बनिक खनिज लवण जो हैं अनेक उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर में विभिन्न अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे कैल्शियम तथा फास्फोरस दांतों व हड्डियों के निर्माण के लिए तथा लोहा हीमोग्लोबिन के लिए तथा आयोडीन थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। और ये सब क्या हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस से क्या बनता है? दांतें और हड्डियाँ मजबूत होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस से। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। और आयोडीन में होता है आयोडीन, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। पोषण की विधियाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की आवश्यकता समान होती है, परंतु इनकी मतलब कि सभी जीव जो हैं उनमें ऊर्जा तथा पदार्थ की आवश्यकता समान होती है, परंतु इनकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। अतः सभी जीव अपना भोजन एक प्रकार से नहीं बनाते हैं, अतः जीवधारियों में पोषण की विधियाँ अलग अलग होती है। तो हमारे शरीर में पोषण 2 प्रकार के होते हैं। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और परपोषी मतलब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
परपोषी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन, और परजीवी पैरासाइट न्यूट्रिशन, और प्राणी संभोजी होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं स्वपोषी होता क्या है, मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। इसे समस्त हरे पादप और कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं स्वपोषी। और ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें समस्त हरे पादप वायुमंडल से CO2, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण तथा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। परपोषी क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं, इन्हें परपोषी कहा जाता है। जैसे मनुष्य, हिरन, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, जितने भी एनिमल हैं वे परपोषी होते हैं, क्योंकि ये दूसरे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों को खाते हैं। मृतोपजीवी पोषण। और परपोषी में होता है मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी यानी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी क्या है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे राइजोपस हो गया, जैसे कह सकते हैं कि फंजाई यानी कवक। कवक क्या है? कवक ऐसे जीव हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे ब्रेड मोल्ड, एगेरिकस मशरूम को आपने देखा होगा, ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। और ब्रेड मोल्ड, जब आप रोटी को पानी में भिगोकर कुछ दिनों तक रख देते हैं तो देखते हैं उस पर वाइट कुछ जम जाते हैं, इसे कहते हैं राइजोपस, और ये फंजाई होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परजीवी पोषण क्या होते हैं। ये सब क्या है? हेट्रोट्रॉपिक के अंतर्गत आते हैं। परजीवी पोषण क्या है? ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर रहते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे ऐसे जीव को कहते हैं परजीवी, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण में कुछ जंतु जैसे जीवाणु आदि दूसरे जीवों के शरीर में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा पोषक को मारते नहीं हैं, उन्हें कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे प्लाज्मोडियम, एस्केरिस, पीताकृमि, जोंक, खटमल आदि, ये सब क्या है? परजीवी हैं, पैरासाइटिक हैं, जो हमारे शरीर में रहते हैं, हमारे ब्लड को सक करते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं और हमें मारते नहीं हैं। प्राणी संभोजी होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्राणी संभोजी पोषण में जंतु भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। इन जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। ये भोज्य पदार्थ को अंतर ग्रहण करके पाचन करते हैं तथा पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं। शेष अपचित भोज्य पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। मनुष्य तथा अधिकांश जंतुओं में प्राणी संभोजी पोषण पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें होता है, मनुष्य में होता है और अन्य जंतुओं में भी होता है। और जो जंतु अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन, चूहा आदि। प्राणी संभोजी का मतलब है ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं से भोजन को लेते हैं और उन्हें बचाते हैं और उन्हें अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ऐसे पोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। और ऐसा पोषण मनुष्यों में तथा अन्य जंतुओं में भी पाया जाता है। और शाकाहारी ऐसे जीव जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है।